1 से 2 साल के बाद अगर हैवी प्रोटीन ले रहे हैं तो वो किडनीज को अफेक्ट कर सकता है। तो दिस इज नोन एज जिम प्रोटीन नेफ्रोपैथी। दिस इज नोन एंटिटी, पब्लिश्ड इन लिटरेचर और अनकॉमन नहीं है। ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर क्लींस योर किडनी। लॉन्ग ड्यूरेशन तक, कई सालों तक बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में पानी पीते रहे तो इवेंचुअली वो कुछ ना कुछ किडनी को जरूर खराब करेगा। Lot of people they switch to Ayurvedic and herbal medicine. What do you have to say on that? इनमें हैवी मेटल्स बहुत कॉमनली यूज होती है, तो मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा। Kidney disease always shows symptoms. विडंबना ये है कि किडनी प्रॉब्लम के लक्षण ही नहीं होते। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ किडनी फेलियर इज हाई ब्लड प्रेशर। Why are people scared? पेशेंट को परमानेंटली स्टेबलाइज भी कर सकते Permanently. हैं, इसलिए किडनी पेशेंट में अनीमिया यानी कि खून की कमी बहुत कॉमन है। What's the next step then? सो अगर ट्रांसप्लांट की ऑप्शन है, दैट शुड बी द मोस्ट प्रेफर्ड ट्रीटमेंट। तो किडनी पेशेंट को स्ट्रिक्टली ही लेना चाहिए। So top 3 products जो actually avoid ही करने चाहिए इंसान को। तो बनानास, रेड मीट और पिकल्स। एडवांस किडनी पेशेंट को ये स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए कि एक बार डायलिसिस पे आ गए बस फिर लाइफ खत्म है, तो ये बिल्कुल गलत है। यू शुड अडॉप्ट इट, अंडरस्टैंड इट एंड देन लिव अ वेरी गुड लाइफ। Hi everyone, welcome to another episode of Life का फिल्टर पॉडकास्ट by Zydus. Again हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड लेके आए हैं किडनी हेल्थ पे, जो एक ऐसा ऑर्गन है जिसे शायद बहुत कम अटेंशन मिलती है, सबसे ज्यादा काम करता है, बट सबसे बड़ा इशू है कि उसमें जितनी भी प्रॉब्लम है सबसे लेट स्टेज पे पता चलती है। द बेस्ट पार्ट इज कि हम अवेयरनेस के साथ, राइट अवेयरनेस के साथ इसकी जो जितनी भी डिसीजेज है विच इज मेनली कॉल्ड एज क्रॉनिक किडनी डिसीजेस, उसके साथ फाइट कर सकते हैं। आज हमने डीप डाइव किया है उन सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में जो इस सीकेडी को, क्रॉनिक किडनी डिसीज को फाइट करने में काम आएगी। टुडे वी हैव डॉक्टर मनीष सिंगला, अ renowned expert in nephrology, who will be helping us unpack everything from early warning signs and diagnosis to dialysis, transplantation, and ways we can all contribute to greater awareness and organ donation in India. Namaste sir. नमस्कार। वेलकम टू लाइफ का फिल्टर पॉडकास्ट विद जाइडस। बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज एक ऐसी डिसीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसकी अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब व्हेन आई वाज रिसर्चिंग फॉर किडनी डिसीजेज एंड स्पेसिफिकली क्रॉनिक किडनी डिसीजेज की सीकेडी, तो मैं यही देख रही हूँ कि लोगों को जब तक एंड, मतलब होता है ना कि एकदम एंड आ जाता है कि स्टेज 4 स्टेज 5 हो गई है, तब उन्हें पता चल रहा है कि लाइक दिस इज समथिंग दैट दे रियली नीड टू वर्क ऑन। आप तो आई थिंक डेली बेसिस पे पेशेंट्स देखते होंगे, तो मेरे को पूरा डीप डाइव करना है क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रिवेंशन केयर हम बात करते हैं, आई थिंक दैट्स व्हाट आई फेल्ट कि इस डिसीज़ में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उसके लिए आज मैं आपसे बहुत सारे डीप डाइव क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, बट उससे पहले आई जनरली थॉट कि इसको, बिकॉज किडनी से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो लोगों के आसपास प्रिवेल कर रहे हैं, तो आई वांट टू स्टार्ट विद दैट ओनली। लेट्स डू दैट। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द मिथ्स। Drinking lots of water cleans your kidney. What do you have to say on that? सबसे कॉमन मिथ है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि जी जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना किडनी के लिए फ़ायदा होगा, कि किडनी को साफ कर देंगे। कई पेशेंट तो आते हैं 5-5, 6-6 लीटर तक पानी पी रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है। एक लिमिट तक किडनी को पानी की ज़रूरत है। हमारी बॉडी जितने भी टॉक्सिन्स पैदा करती है, जो भी हम खाते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, हर चीज़ के ब्रेकडाउन से कुछ टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, मेनली यूरिया, हम सब ने सुना होगा। तो उसको निकालने के लिए एक अमाउंट ऑफ यूरिन चाहिए, जिसमें के डिसॉल्व करके वो यूरिया को टॉक्सिन्स, निकालने के लिए यूरिन चाहिए, तो पानी चाहिए बॉडी को। हाँ। तो अराउंड 1.5 से 2 लीटर अगर यूरिन एक आदमी डेली पास करता है तो उसमें ईजिली सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। तो हम इसलिए सजेस्ट करते हैं कि मिनिमम 1.5 से 2 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग उससे कम पानी पीते हैं। आजकल हमारी लाइफस्टाइल इंडोर रहने के कारण इस तरह का हो गया है कि हम वाटर का एक्सेस भी कम होता जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी वाटर बॉटल्स नहीं लेके जाते, वाटर कूलर्स नहीं होते, तो हमने देखा है कि पीपल एंड अप ड्रिंकिंग ओनली 500 to 800 ml ऑफ वाटर, विच इज़ नॉट हेल्दी एक्चुअली। सो इसलिए एक जनरली कहा जाता है कि आप पानी ज़्यादा पियो, आपकी किडनीज़ के लिए अच्छा है। पर कुछ लोग, आजकल आपने देखा होगा कि हेल्थ अवेयरनेस बड़ी अच्छी हो गई है, सो एवरीवन इज़ लाइक बिकमिंग हेल्थ फ्रीक आफ्टर सीइंग इंटरनेट वीडियोज, एंड तो वहाँ से वो मैसेज ले लेते हैं कि पानी ज़्यादा पीना है एंड ओवरडू करते हैं। दे स्टार्ट ड्रिंकिंग 5 लीटर 7 लीटर, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, आई विल नॉट से कि ज़्यादा पानी पीने से किडनीज को कुछ हार्म होगा। अच्छा, नहीं होता है बिकॉज किडनीज जो है वो डेली अराउंड 150 से 200 लीटर पानी को या ब्लड को फिल्टर करती हैं और उसमें से 90% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो इवेंचुअली सिर्फ 1-1.5 लीटर यूरिन बाहर निकलता है। तो किडनीज ने तो फिल्टर करना ही है। अगर आप 5 लीटर 7 लीटर एक्स्ट्रा पानी भी पी लोगे, वो फिल्टर करके यूरिन में से फाइनली एब्जॉर्ब कम करेगी, तो वो एक्स्ट्रा वाटर बॉडी से निकल जाएगा, पर उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। सो आई विल से कि जो एक मीडियोकर वे है कि कम से कम 2-2.5 लीटर आप लिक्विड किसी भी फॉर्म में लो, वो ज़रूर लो, ताकि जो टॉक्सिन है वो भी अच्छे से निकल जाए और बहुत एक्सेस करने की भी ज़रूरत है। और प्रेशर तो पर बढ़ा ही रहा होगा ना किडनी को, वो एक्सेस उतना पानी हाँ, भी। डेफिनेटली अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक कई सालों तक बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में पानी पीते रहे तो इवेंचुअली वो कुछ ना कुछ किडनी को जरूर खराब करेगा। मतलब मॉडरेशन इज द की फॉर That is the एवरीथिंग। best. और यूरिया आपने बोला इट्स अ टॉक्सिन। हाँ, जो हम खाते पीते हैं वो जब बॉडी मेटाबोलाइज करती है उसमें से अच्छी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो उसमें से गंदी चीज़ें हैं वो एक टॉक्सिन्स जो होते हैं यूरिया और इससे मिलते जुलते यूरिक बहुत सारे, एसिड भी आता है जब हाँ, यूरिन वो टेस्ट सारे होता है। टॉक्सिन अल्टीमेटली किडनी से ही बाहर जाते हैं। सो किडनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि डेली बेसिस पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उसके जो टॉक्सिन्स हैं उनको बॉडी से निकाल दे। जैसे हमारे सोसाइटी की या घर की एग्जांपल लें तो जो ड्रेनेज है अगर एक दिन के लिए भी ब्लॉक हो जाए तो सारा सिस्टम बैठ जाएगा, उसी तरह किडनीज है। तो ये हर मिनट, हर घंटे, हर दिन कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप काम करती रहती हैं ताकि बॉडी से वो टॉक्सिन्स निकलते रहे। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, दिस इज अगेन, ये जो मिथ की बात आती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है। आयुर्वेदिक और हर्बल मेडिसिन आर ऑलवेज सेफ फॉर किडनीज बिकॉज लॉट ऑफ पीपल दे स्विच टू आयुर्वेदिक एंड हर्बल मेडिसिन। व्हाट डू यू हैव टू से? दिस इज व्हाट वी स्ट्रगल विद एवरी डे। हाँ, तो दो तरह की इसमें चीज़ें हैं। एक तो है कि जो इनहेरेंटली लोग कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स लेते हैं टू स्टे हेल्दी। इनहेरेंटली मतलब? जैसे उनको इनिशियली कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं है, बट उन्होंने इंटरनेट से या इधर उधर से सुना कि ये हर्बल प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी हेल्थ अच्छी रखेगा, बॉडी के ऑर्गन्स को अच्छा रखेगा, हेयर्स को अच्छा रखेगा, तो वो आयुर्वेदिक या हर्बल प्रोडक्ट्स शुरू कर लेते हैं। एक है जिनको किडनी प्रॉब्लम हो गई, अब उसके ट्रीटमेंट के लिए वो आयुर्वेदिक या हर्बल प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। तो जो हम स्ट्रगल करते हैं कि एक बार किसी को किडनी प्रॉब्लम डायग्नोज हुई तो जो उनका ट्रीटमेंट का रास्ता है इतना ईजी नहीं है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग का ट्रीटमेंट है। एक बार किडनी प्रॉब्लम हो गई, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, नॉट टेम्परेरी, वो लाइफ लॉन्ग चलनी है। सो उसके मुकाबले जब वो इंटरनेट पे कहीं एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, किसी से सुनते हैं कि ये किट है कोई आयुर्वेदिक, 1 महीना खाओ आपकी किडनी परमानेंट ठीक, सो ऑटोमेटिकली दे गेट ल्योर्ड। जो चीज़ ईजी है लोगों को लगता है कि शायद ये हमें ठीक कर देगी, तो उसकी तरफ जाना स्वाभाविक है, तो इसलिए उसकी तरफ लोग ल्योर हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली साइंटिफिक वे में देखा जाए तो होना कुछ नहीं होता, पर उन चीज़ों से और ज़्यादा डैमेज हो जाती है। हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जो ठीक चल रहे हैं, दवाइयों से, डाइट से, प्रॉपर गाइडेंस से हमने मेंटेन किए होते हैं, बट वो अचानक से आएंगे अगले फॉलोअप में जो हम 2-3 महीने बाद रखते हैं कि क्रिएटिनिन जंप कर गया, जो उनका पैरामीटर है। हाँ, क्रिएटिनिन हाँ। से पैरामीटर टू टेल किडनी फंक्शन, या कि किडनी फंक्शन सडनली डिटीरियोरेट हो गया। हम भी स्क्रैच करते हैं क्या हुआ, कुछ नहीं मिलता। फिर जब पूछते हैं कुछ हर्बल तो नहीं ले लिया, कुछ आयुर्वेदिक तो नहीं ले लिया, जी हाँ ये मैंने इंटरनेट से मंगवाया था या ये किट थी वो शुरू की थी। सो इन चीज़ों के अंदर जो कंटेंट्स हैं दे आर नॉट वेरी क्लोजली रेगुलेटेड, स्पेशली फॉर समवन हु हैज़ ए किडनी डिजीज़। जब किडनी की फंक्शनिंग कम है तब हमारी बॉडी बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो इन आयुर्वेदिक और हर्बल मेडिसिन में होती हैं उनको प्रॉपरली फ़िल्टर नहीं कर पाती। इनमें हैवी मेटल्स बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं, लेड, गोल्ड, सिल्वर, तो उन चीज़ों की कम्युलेशन से बॉडी पे और बड़े सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। तो मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा स्पेशली जो किडनी पेशेंट्स हैं वो इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़े और अपना नॉर्मल तरीके से जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसी से किडनी की लॉन्गिविटी अच्छी रखें। वेरी इंपॉर्टेंट। किडनी डिसीज ऑलवेज शोज सिम्टम्स। ये एक और इंटरेस्टिंग एरिया है। जैसे हम लोग हिंदी फिल्मों में देखते थे कि चेस्ट पेन उठा मतलब हार्ट प्रॉब्लम। सो हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो चेस्ट पेन उठेगा, हम सबको पता है, पर कभी मूवीज में ये नहीं दिखाया कि किडनी का क्या होगा, किडनी प्रॉब्लम कैसे पता लगेगी। हाँ, एग्जैक्टली। तो विडंबना ये है कि किडनी प्रॉब्लम के लक्षण ही नहीं होते। और इसमें जिसको हाँ, दिस इज अ बिग मिथ। कहते हैं ना अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब तक किडनी के लक्षण आते हैं तो 80 to 90% किडनी डैमेज हो चुकी होती है। सो किडनी के लक्षण अर्ली स्टेज में या मीडियम स्टेज तक भी नहीं आते। कुछ भी अर्ली सिम्टम्स हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं। एक यंग पेशेंट मुझे याद है अभी आया, तो उसकी किडनी फंक्शन वाज 4% ओनली। 4%? वो भी डायग्नोज कैसे हुई, उन्होंने कनाडा जाना था तो इमिग्रेशन में वो मेडिकल टेस्ट करते हैं, तो ही वाज हेल एंड हर्टी,
कोई ज़्यादा इश्यूज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने टेस्ट करवाए, उसमें उसका किडनी फंक्शन निकला ओनली 4%। मतलब दोनों किडनी मिला दोनों के किडनी इतना काम मिला कर, के अरे बाप तो रे। 90% किडनी डैमेज होने तक उसको कोई लक्षण ही नहीं है। ये किडनी परेशानी, ये विडंबना कह लो, सीकेडी जो क्रॉनिक किडनी, क्योंकि वो धीरे 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 किडनी डैमेज होती जाती है और बॉडी उसको एडजस्ट करती जाती है और कोई सिम्टम पैदा नहीं होते। अगर हम फिर भी कुछ सिम्टम्स की बात करें तो पैरों में सोजिश आना, चेहरे पे सोजिश आना, यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंजेस आना, चेंज मतलब थकावट, बढ़ना या कम होना? रात में ज़्यादा यूरिन आना बार बार और दिन में कम, और थकावट होना, खून की कमी एनीमिया होने के कारण भूख कम हो जाना। पर ये सिम्टम, ये लक्षण इतने वेग हैं जो किसी भी चीज़ में होते हैं, लोग तो उसको ऐसे उसको कैसे शक पड़ेगा कि ये किडनी प्रॉब्लम है। हाँ। तो इसका बेस्ट हल यही है जो रूटीन हेल्थ चेक्स आजकल काफ़ी लोग कराने लग गए हैं। इम्प्रूवमेंट आई है कि एनुअली अपना एक हेल्थ टेस्ट करवा लो। उससे क्या हो जाता है, थोड़ी अर्ली स्टेज में ही हम किडनी को डायग्नोज कर लेते हैं। तो लक्षण पे या सिम्टम पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत लेट स्टेज में जाके आते हैं। और ये कौन से एज एन टेस्ट कौन कौन से होते हैं जनरली इसके? सिंपल, जैसे हमने पहले भी बात करी, यूरिया। हाँ। तो ब्लड यूरिया लेवल बहुत सिंपल टेस्ट है, सारी लैब्स में इजीली अवेलेबल है। ब्लड यूरिया मतलब ब्लड टेस्ट से आता ब्लड है ये? टेस्ट, हाँ, ये सिंपल ब्लड टेस्ट है। जैसे हम कहते हैं कि रीनल फंक्शन, लिवर फंक्शन, किडनी, थायराइड फंक्शन, जो भी हम सिंपल बॉडी पैकेज भी करवाते हैं उसमें भी ये सारे टेस्ट आ जाते हैं इजीली। उससे हमें क्लियरली पता लग जाता है किडनी में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। ओह ओके। फोर्थ इज हाई प्रोटीन डाइट्स आर गुड ऑलवेज। सबसे आई थिंक डिबेटेबल आजकल क्वेश्चन। जैसे जैसे हमारे कंट्री में थोड़ी प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, या लोगों को जिमिंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटीन इनटेक, इसके बारे में भी काफ़ी क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। तो ऑन एन एवरेज हमारे पास हर 2-3 महीने में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर आता है जो हैवी प्रोटीन इनटेक के कारण किडनी डैमेज हो जाता है। सो हमारी किडनी की कैपेसिटी है प्रोटीन्स को हैंडल करके, प्रोसेस करके शरीर को स्वस्थ रखने की। हम कहते हैं जितना आपका बॉडी का वेट है उतने ग्राम प्रोटीन यूजुअली सेफ माना जाता है। अगर आपका 80 किलोग्राम बॉडी वेट है तो 80 ग्राम प्रोटीन इज़ अ सेफ। बट काफ़ी बार हम देखते हैं कि जिमिंग और बॉडी बिल्डिंग में लोग 200 ग्राम प्रोटीन, 250 ग्राम प्रोटीन, नेचुरल प्रोटीन भी ज़्यादा, चिकन, एग्स, पनीर, साथ में प्रोटीन सप्लीमेंट्स, वो मिला के 250-300 ग्राम तक प्रोटीन लेते हैं। इवेंचुअली वो किडनी को हार्म करता है, बिकॉज किडनी हैज़ टू डू ओवर वर्क टू फिल्टर इट आउट। So this is known as gym protein nephropathy. This is a known entity, published in literature, और अनकॉमन नहीं है। यंगस्टर्स में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो पिछले 2 साल 3 साल से हैवी प्रोटीन इनटेक के कारण किडनीज डैमेज कर लेते हैं। डैमेज जिनकी ठीक थी उनकी भी हैवी इंटेक से डैमेज हो जाती है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लॉन्ग टर्म इनटेक ऑफ वेरी हैवी अमाउंट ऑफ प्रोटीन, स्पेशली जो जिम्स और बॉडी बिल्डिंग में यूज़ करते हैं, उससे इस तरह की परेशानी आना काफ़ी कॉमन है। ओह, बट इसमें एक साइड मैंने ये भी देखा था कि जो लोग फिर सीकेडी पे पहुंच जाते हैं और उनको ये बोल देते हैं कि प्रोटीन बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, तो वो भी हाँ, that's डाइट also को not लेके nice। बहुत मिथ्स हैं लोगों में। हाँ। अब ये तो हमने बात करी कि एक नॉर्मल आदमी है जो बॉडी बिल्डिंग के लिए हैवी प्रोटीन लेने लग गया, इवेंचुअली उसकी किडनी खराब होगी। इवेंचुअली कितने साल मतलब? 1 से 2 साल के बाद अगर हैवी प्रोटीन ले रहे हैं तो वो किडनीज को अफेक्ट कर सकता है। दूसरी तरफ है किडनी पेशेंट्स। तो एक कॉमन स्ट्रेटजी है कि किडनी की जो डैमेज है उसको स्लो करने की, कि डाइट में प्रोटीन कम कर दो हाँ एग्जैक्ट। ताकि किडनीज को डैमेज नहीं हो। बट अब लोग उस डर के मारे कि किडनी खराब ना हो जाए, डायलिसिस पे ना चले जाएं, ड्रास्टिकली प्रोटीन बंद कर देते हैं। कम ही नहीं, बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? बॉडी वीक होनी शुरू हो जाती है, मसल वीकनेस होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं मेल न्यूट्रिशन। पर लोगों को क्या होता है, पेशेंट्स को उतनी डिटेल डेप्थ में समझ नहीं होती। उनको होता है बस किडनी खराब नहीं होनी चाहिए, तो हम डाइट में सब कुछ बंद कर देंगे। वो प्योरली जो कहते हैं ना घिया टिंडा, उसी पे आ जाते हैं, प्रोटीन बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं, विच इज़ लाइक सॉर्ट ऑफ एन इम्बैलेंस। तो दैट इवेंचुअली कॉजेज साइड इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। तो उस लेवल पे कितना लोगों को खाना चाहिए जिनको सीकेडी ऑलरेडी है, प्रोबेबली 1 2 डाइट के 3 अंदर स्टेज 2-3 पे? स्ट्रेटजीज होती हैं। हाँ। एक है लो प्रोटीन डाइट, जिसमें हम कहते हैं कि 70% ऑफ योर बॉडी वेट, अगर 70 kg बॉडी वेट है तो उसका 70% इन ग्राम्स, लाइक 40 to 50 ग्राम प्रोटीन। वो किस स्टेज वालों को बोलते हैं? दैट इज सेफ, सीकेडी की जो स्टेजेस हैं, स्टेज 2 3 4। और दूसरी स्ट्रेटजी होती है कि और लो प्रोटीन डाइट कर दीजिए, अराउंड 30 to 40%, बट देन इट हैज़ टू बी सप्लीमेंटेड विद इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ताकि बॉडी में डेफिशिएंसीज ना आए। सो दिस इज़ द स्ट्रेटजी। बट इवेंचुअली जब पेशेंट डायलिसिस पे आ जाता है तो हमें किडनी डैमेज का डर तो खत्म हो गया, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड हिम ऑन डायलिसिस। तो उस स्टेज पे हम कहते हैं कि अच्छी अमाउंट में प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि उस स्टेज में हमें नथिंग टू लूज, एटलीस्ट बाकी बॉडी तो अच्छी मेंटेन हो। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज डायलिसिस। ये हम जब उसमें बात कर रहे थे, डायलिसिस मीन्स एंड ऑफ लाइफ,
This is a big myth that people have in मेरे their पास mind. ओपीडी में कोई भी पेशेंट आके कहता है जी डायलिसिस पे ही आ गए तो फिर क्या लाइफ बची। सो ये हमारा बड़ा कॉमन ओपीडी का जो कन्वर्सेशन होता है लोगों के साथ, तो उनके अंदर एक इतना गहन डर होता है कि जो मेरी किडनी प्रॉब्लम चल रही है बस मुझे डायलिसिस पे नहीं जाने दें। बिकॉज डायलिसिस को लेके जो उन्होंने पब्लिक में सुना होता है, रिलेटिव से सुना होता है, वो बड़ी गलत धारणाएं बनी होती हैं क्या धारणा है? कि एक बार डायलिसिस पे आ गए बस फिर लाइफ खत्म है, हम कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे, घर पे ही बैठना पड़ेगा, पेशेंट बन जाएंगे, दूसरों पे बर्डन बन जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको कोई एग्जांपल्स बताऊंगा जो हमारे डायलिसिस पेशेंट्स हैं विच हु आर लिविंग वेरी एक्टिव लाइफ। सबसे एपेक्स पे मैं जैसे हमारे इंडिया में एक डायलिसिस की लीडिंग चेन है कंपनी, उसके ओनर्स में से एक हिमसेल्फ इज ऑन डायलिसिस फॉर 20 years. So lot of credit goes to him in improving dialysis services as well, Mr. Kamal Shah. तो ही इज़ ऑन डायलिसिस फॉर 20 years. सो ऐसा नहीं है कि अगर आप डायलिसिस पे आ गए तो आपकी लाइफ कोई ख़त्म हो जाएगी। सो डायलिसिस पेशेंट अगर वो तरीके से डायलिसिस कराते रहें जैसे रिकमेंडेड है हफ्ते में 2 से 3 बार, बाकी टाइम वो बड़ी प्रोडक्टिव और अच्छी लाइफ जी सकते हैं। दे कैन स्टे एक्टिव, स्विमिंग कर सकते हैं, गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रोफेशनली अपना काम पूरा कर सकते हैं। नाइट डायलिसिस की भी ऑप्शन है, जो एक्टिवली वर्किंग लोग हैं, यंग लोग हैं जो डायलिसिस पे हैं, सो वो डे में अपना फुल्ली 9 to 5 काम करके इवनिंग या नाइट में डायलिसिस करवा सकते हैं हफ्ते में 3 दिन। तो डायलिसिस का मतलब ये नहीं है कि आपकी ट्रैवलिंग बंद हो गई, घूमना फिरना बंद हो गया। हॉलीडे डायलिसिस, दिस इज़ अ न्यू कंसेप्ट कि अगर आप डायलिसिस एक शहर में करवा रहे हो, आपने वेकेशन पे जाना है, यू वांट टू गो टू कश्मीर, वहाँ पे भी आपको इजीली डायलिसिस यूनिट्स मिलेंगी। यू कैन प्री प्लान। हमारे कई पेशेंट इंटरनेशनल वेकेशन बना के आते हैं डिस्पाइट बीइंग ऑन डायलिसिस। तो डायलिसिस एक कोई ज़िंदगी का एंड नहीं है, लोगों को डरना नहीं चाहिए, बट एक नेसेसिटी है। जब आपकी किडनी ख़राब हो गई, यू शुड अडॉप्ट इट, अंडरस्टैंड इट एंड देन लिव अ वेरी गुड लाइफ। बट कुछ तो रीजन होगा ना जो लोग इतने डरे हुए हैं, साइड इफेक्ट्स या व्हाई आर पीपल स्कैर्ड? हमारी कंट्री में क्या था, डायलिसिस की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी नहीं थी आज से 15-20 साल पहले। तो लोग डायलिसिस प्रॉपर नहीं करवा पाते थे। दे हैड टू ट्रैवल लाइक 3-4 hours टू रीच अ डायलिसिस सेंटर वन साइड, जो कि अब इंटायरली चेंज हो गया है। लोगों का ट्रैवल टाइम कम हो गया, ईजिली अवेलेबल हो गया, क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। तो उस समय जो डायलिसिस पेशेंट की आउटकम्स थी बहुत ख़राब थी, उनकी लॉन्गिविटी अच्छी नहीं थी, एवरेज लाइफ स्पैन 1 से 2 साल ही था, क्वालिटी अच्छी नहीं रहती थी। सो दैट वाज द रिजल्ट ऑफ अ बैड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डायलिसिस। जैसे मेडिसिन की क्वांटिटी है, हम कहें हमें इन्फेक्शन होगी तो 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक लेनी है, अगर हम सिर्फ 2 दिन लेके छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट ठीक नहीं होगा। बट लोगों ने उसको लिंक कर लिया कि शायद डायलिसिस पे यही स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है। तो अभी क्या आज सिचुएशन की है? डेट में हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी डायलिसिस है और इजीली अवेलेबल है। तो हम देखते हैं कि पेशेंट बहुत लंबी लंबी लाइफ अच्छी व्यतीत कर रहे हैं, 5 से 10 साल, 15 साल, बड़े इजीली एंड एक्टिव लाइफस्टाइल। आपको देख के लगेगा ही नहीं कि ये डायलिसिस पेशेंट है। तो आप बोल रहे हो कि जब जो भी डायलिसिस पे है उसका एक जो स्केड्यूल है वो टाइम पे करता है, अदरवाइज दे आर लिविंग A very quite a good life, normal very life. very normal life. Very normal life, and it works till how, till lifelong Patient can also? easily live for 10 to 20 years on dialysis. Post that क्या होता है फिर? Kidney So there are complete. two options. जब किडनी खराब हो जाती है, either someone starts on dialysis or they go for kidney transplant. So that is what we will discuss in coming questions about kidney transplant option as well. Perfect. Next is cutting salt completely is healthy. जैसे प्रोटीन का हमने बात किया, ऐसे कटिंग सॉल्ट ऑल्सो कम्प्लीटली इज हेल्दी? नो नो नो। सो सॉल्ट का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे बॉडी के फंक्शन में हमें सोडियम चाहिए। सॉल्ट इज़ बेसिकली सोडियम क्लोराइड इफ़ वी टॉक अबाउट केमिस्ट्री। उसके बिना हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन स्टैग्नेट हो जाएंगे। पर एट द सेम टाइम जब सॉल्ट एक्सेस में होता है तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, जो कि किडनी का एक तरह से दुश्मन है। अगर बीपी ज़्यादा होगा तो इवेंचुअली वो किडनीज को अफेक्ट करेगा। कैसे होता है? पर एक अगर साइंस आप बताओ, बीपी बढ़ा तो किडनी पे कैसे इफेक्ट आया? जो हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, सब में 2-2, 4-4% जाता है। 25% जो उसका पोर्शन है वो किडनीज में जाता है। सो दैट हैवी अमाउंट ऑफ ब्लड इज पम्प्ड थ्रू किडनीज, क्योंकि किडनीज आर लाइक फिल्टर्स, उनको कंटिन्यूसली। सो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वो जो ब्लड किडनीज में जा रहा है वो ज़्यादा प्रेशर के साथ जाएगा, तो किडनी के जो फिल्टर्स हैं दे विल बी इवेंचुअली ब्लोन ऑफ। इतना ओवरवर्क, ओवर प्रेशर के कारण। सो दिस इज हाउ हाई ब्लड प्रेशर अफेक्ट्स किडनीज। इनफैक्ट अपने देश में शुगर के बाद में, डायबिटीज के बाद में सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ किडनी फेलियर इज हाई ब्लड प्रेशर। फर्स्ट इज शुगर। यस, so diabetes is the most common and India, you know, is a diabetes capital of the world.
इंडिया में डायबिटीज़ के बहुत सारे लोग हैं और ये चीज़ एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है। शुगर से क्या होता है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। जब ब्लड में शुगर की मात्रा एक लेवल से ज़्यादा हो जाती है तो वो जाके ऑर्गन्स में डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएगी। पानी में भी हम देखते हैं, अगर हम शुगर घोलते जाएं एक क्वांटिटी के बाद वो नीचे जमनी शुरू हो जाती है, तो वो जाके किडनी के फिल्टर्स को क्लॉट करना शुरू कर देती है। सो दिस इज हाउ शुगर causes kidney damage. And coming back to our question of high salt intake affecting kidneys, so high salt intake, नमक ज़्यादा खाया, ब्लड प्रेशर बढ़ा और किडनीज पे इफेक्ट पड़ा। तो उसलिए कहते हैं कि नमक आप कम खाइए। अगर हम ग्राम्स में या नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करें तो हम कहते हैं कि 4 से 6 ग्राम नमक सेफ़ है, यानी कि 4-5 चुटकी या 1 चम्मच नमक। बट अनफॉर्चुनेटली आजकल जितना भी खाना हम खा रहे हैं वो प्रोसेस्ड फूड बनता जा रहा है। फूड डिलीवरी सर्विसेज के थ्रू जो जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, उसकी क्वांटिटी हमारे खाने में बहुत बढ़ती जा रही है और जो नेचुरल डाइट है, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सैलेड्स हो गए, वो कम होते जा रहे हैं। तो जंक फूड ऑटोमेटिकली कम्स विद हाई सॉल्ट, तो वो 4 से 6 ग्राम की जगह 15 से 20 ग्राम तक पहुंच गया है। तो इतना हाई सॉल्ट जब हम लेते रहेंगे तो ब्लड प्रेशर और इवेंचुअली किडनी डैमेज होता है। इसलिए हमें चाहिए कि सॉल्ट थोड़ा कम करना। बट जो क्वेश्चन था कि बंद करना, अब कुछ लोग, जैसे हमने प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया, वो दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि भी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए, नमक बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल फीका खाना। तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? हमारे ब्लड में सोडियम की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है। नॉर्मल सोडियम की मात्रा से जब 20-30% नीचे जाता है तो बॉडी के बैड इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं, चक्कर आना, ब्रेन पे इफेक्ट। तो हमारे पास कई पेशेंट्स भी आते हैं बहुत ही लो सोडियम लेके इमरजेंसी में, फिर उनको एडमिट करके सोडियम की ड्रिप लगाना। सो एवरीथिंग इज गुड इन मॉडरेशन। यू कैन नॉट जस्ट, जो आपको डॉक्टर बोलता है कि आप नमक कम कर दो, तो उसका मतलब कम करना है, बंद नहीं करना। अगेन वन मोर रीजन, मतलब मैं बोल रही हूँ, आई थिंक ये मिथ्स में हमारा पूरा एपिसोड हो जाएगा सर। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जो किडनी फेलियर में आता है इज पेन किलर्स, कंजम्पशन ऑफ पेन किलर्स। तो पेन किलर्स आर हार्मलेस इफ टेकन ओकेजनली, इज दैट, हाउ डज दैट मेक सेंस? तो हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें एक अच्छी चीज़ है कि आपको कोई मेडिसिन चाहिए आप जाके केमिस्ट शॉप से ले सकते हो, बट उसका साइड इफेक्ट क्या है कि प्रेस्क्रिप्शन नहीं भी है तो भी आपको वो मेडिसिन मिल जाएगी ईजिली। तो किसी को कोई क्रॉनिक पेन प्रॉब्लम है, जैसे नीज़ में पेन हो जाता है ओल्ड एज में, या किसी को बैक पेन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उनको एक बार डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन दे दी कि ये पेन किलर ले लो, सब्सिक्वेंटली वो जाके अपनी मर्जी से वो पेन किलर्स ले सकते हैं। उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? लोग सालों साल पेन किलर खाते रहते हैं। इवेंचुअली जब ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा लंबे समय तक हम पेन किलर खाते हैं, वो जाके किडनीज़ को डैमेज करते हैं। पेन किलर्स एक ऐसी मेडिसिन है जो किडनीज़ के लिए अच्छी नहीं है, तो लॉन्ग टर्म पेन किलर खाने से इवेंचुअली किडनीज़ डैमेज हो जाती हैं। बट इसमें ये तो आप बोल रहे हो लॉन्ग टर्म, अब सपोज किसी को ऑलरेडी सीकेडी है, अब वो प्रॉबेबली अब जैसे कॉमन हो रखा है वायरल, कांस्टेंट वायरल है या कुछ है, सर दर्द हो रहा है, ऑल ऑफ दैट, या कुछ भी आपने बोला कि पेन आया सडन, तो उसमें कुछ तो पेन किलर खा सकता होगा ना। सो कुछ ऐसे पेन किलर्स हैं जो किडनी के लिए सेफ हैं। अगर हमारे पास 10 पेन किलर्स हैं उसमें से 2-3 ऐसे होते हैं जो किडनी के लिए सेफ हैं, जिसमें पैरासीटामोल कॉमनली अवेलेबल, क्रोसिन, डोलो, ट्रेमेडोल, ये अनदर पेन किलर है जो स्ट्रॉन्ग है बट किडनी के लिए सेफ है। इसके अलावा जो रूटीन में यूज़ होते हैं, डाइक्लोफिनेक, इटोरिकॉक्सिब, निमोसलाइड, ये भी बड़े स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं जो इजीली काउंटर पे अवेलेबल है। सारे आप मॉलिक्यूल्स बता रहे हो ना। तो वो किडनी के लिए सेफ नहीं है। अच्छा, तो नहीं अगर है। किसी को किडनी प्रॉब्लम है, यानी कि किडनी पेशेंट है, उसको पेन किलर की जरूरत पड़ती है, तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन के साथ ही पेन किलर्स खाए। कितनी पर एक दिन में? वो डिपेंडिंग अपॉन उसको कितनी रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करते हैं कि दिन में आप 2 बार 3 बार But ये they can. स्पेसिफाइड पेन किलर ले सकते हो। ओके, बट ले सकते हैं जी। कंसिडरिंग। ओके, किडनी स्टोन्स आर ऑलवेज ड्यू टू कैल्शियम। ये काफ़ी बड़ा मिथ है कि अगर किसी को किडनी स्टोन है तो उसको कैल्शियम नहीं लेना चाहिए। तो जो स्टोन होते हैं वो 2 चीज़ों से मिलके बनते हैं। अगर हम मोस्ट कॉमन स्टोन्स की बात करें, कैल्शियम ऑक्जेलेट, सो कैल्शियम एंड ऑक्जेलेट, उसमें जो ज़्यादा डोमिनेटिंग रोल होता है वो ऑक्जेलेट का रहता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें अगर ऑक्जेलेट ज़्यादा है वो इवेंचुअली एब्जॉर्ब होकर किडनी के थ्रू फिल्टर होकर निकलेगा, पर अगर ज़्यादा होगा तो वो किडनी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा जो कि स्टोन बन जाएंगे। अब अगर हम खाने के साथ में थोड़ा कैल्शियम ले लें तो वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ही कैल्शियम और ऑक्जेलेट मिक्स होके स्टूल्स के साथ निकल जाते हैं, तो ब्लड में जाता ही नहीं है। पर लोगों को लगता है कि वो कैल्शियम स्टोन है तो इसलिए कैल्शियम मत खाओ। दिस इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग मिथ। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसने रेड शर्ट पहनी हुई है, तो लोगों ने रेड शर्ट पहनने से एक्सीडेंट होता है, तो सेम चीज़ कैल्शियम के साथ है। तो अगर आप कैल्शियम लोगों को लगता है खाएंगे तो स्टोन बनेगा, बट ऐसा नहीं है। रादर
इट इज़ प्रोटेक्टिव टू सम एक्सटेंट। बट स्टोन्स का सर कितना किडनी डैमेज में कितना रोल है, कितना बड़ा रोल है? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल जिनका आता है वो कि छोटे स्टोन्स है तो निकल जाएंगे, या पीपल हु आर कीपिंग इट फॉर लॉन्गर टाइम, हाउ डज दैट सो जो इम्पैक्ट? छोटे स्टोन्स होते हैं 6-7 mm तक के, वो यूजुअली अपने आप निकल जाते हैं। हाँ, बट अगर कोई पेशेंट है जिसको किडनी स्टोन्स बार बार बनते हैं और वो एनलार्ज होते रहते हैं, तो 7-8 मिलीमीटर के बाद में वो स्टोन्स नहीं निकलते, तो वो इवेंचुअली और बड़े होकर किडनी को ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। जिससे कि वो किडनी खराब होनी शुरू हो जाती है। तो अगर किसी को किडनी स्टोन है, उसको इग्नोर ना करें, उसको टाइमली ट्रीटमेंट लें, या एंड मेडिकल मैंने या तो इवन आई हैव सर्जिकल। सीन केसेस जहाँ पे उन्होंने इतना लंबा किया कि दे टर्न कैंसरस आल्सो। एब्सोल्युटली। तो लॉन्ग टर्म कोई भी चीज़ है किडनी के अंदर, अगर स्टोन फंसा हुआ है, आप उसको टाइमली नहीं निकलवाओगे तो इवेंचुअली किडनी डैमेज हो जाएगा। तो काफ़ी पेशेंट होते हैं, वो कहते हैं कि पेन उठा स्टोन का, हमने पेन किलर ले लिया, ठीक हो गया, तो उसको इग्नोर कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। People with kidney disease should stop drinking milk and milk products. सो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट आर इवेंचुअली अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो लोगों को जो प्रोटीन को लेके मिथ है कि किडनी प्रॉब्लम होगी तो हमें प्रोटीन बंद कर देना है, उसी कैटेगरी में ये लोग मिल्क, पनीर, चीज़, कर्ड, इन चीज़ों को रखते हैं। तो वो यूजुअली ये सारी चीज़ें बिल्कुल एब्सोल्युटली बंद कर देते हैं। जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि प्रोटीन्स एक लिमिट में लेना फिर भी ज़रूरी है, तो उसी कैटेगरी में ये चीज़ें आ जाती हैं। तो किडनी पेशेंट को मिल्क, चीज़, पनीर ये बंद नहीं करना है, बट हाँ, एक रिड्यूस्ड अमाउंट में कंटिन्यूसली लेना ज़रूरी है। कोला और सॉफ्ट ड्रिंक्स और बियर हेल्प पास किडनी स्टोन्स? ये बहुत ही बड़ा मिथ है। एक्चुअली बियर तो नुकसान करती है। बियर इज रिच इन प्योरीन्स विच इज़ ए टाइप ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड, जो कि एक्चुअली स्टोन को बढ़ाते हैं। सेकेंडली, डिहाइड्रेशन कॉमन है। जब भी लोग बियर पीते हैं उसके बाद एक फेज़ आता है जिसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, क्योंकि एक्सेसिव यूरिन पास करते हैं। डिहाइड्रेशन से अगेन स्टोन बनते हैं। तो उससे बेटर तरीका है कि बियर पीने की जगह आप लेमन वाटर ले लो, सिट्रिक जूस ले लो, प्लेन वाटर पी लो। लास्ट इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, होल्डिंग यूरिन फॉर लॉन्ग इज हार्मलेस। हाँ, डेफिनेटली। तो काफ़ी बार आजकल वर्क प्लेसेस ऐसी हो गई हैं, एक्सेस टू टॉयलेट्स नहीं है, तो लोग काफ़ी लंबे समय तक यूरिन रोक के रखते हैं। उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? एक तो रिफ्लक्स, के ब्लैडर से वापस प्रेशर पड़ना किडनीज की तरफ, विच कैन कॉज यूरिन इन्फेक्शंस। सो इट इज़ नॉट ए हेल्दी हैबिट विच कैन इवेंचुअली स्टार्ट डैमेजिंग योर यूरिनरी सिस्टम। तो बेटर है कि जब भी यूरिनेशन की अर्ज हो, वन शुड गो एंड या मतलब आई थिंक सर दीज आर वेरी कॉमन, मुझे तो जितने, क्योंकि तो मैंने भी सुने हुए हैं कि दीज आर वेरी कॉमन कि लोग सोचते हैं और फिर नहीं करते हैं। बट आई थिंक इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस की जो आप बात कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So disseminating right information is very important. yeah. I think social media and internet की एज में ये चीज़ें एक बोन भी है कि हम अच्छी चीज़ें, अच्छे जो फैक्ट्स हैं वो लोगों को तक पहुंचाएं, ताकि उनके ये वहम दूर हों और वो राइट ट्रैक पे चलें। तो मैं अगर सर सीकेडी की आपसे जैसे हम अगर बात कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ हुआ कि किसी को कांस्टेंट कुछ ना, फॉर एग्जांपल सबने अभी पेन किलर की बात की कि किसी ने कांस्टेंट पेन किलर खाई, उसकी वजह से कुछ डैमेज आ गया। अब वो डैमेज के बाद उनको पता चल गया एंड दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग इट, सो प्रोबेबली कुछ डैमेज है, तो वो फिर सीकेडी के अंडर ही आ जाता है, दैट इज अ अम्ब्रेला सीकेडी, या फिर एंड देन जो बोलते हैं कि सीकेडी को जितना मैंने पढ़ा कि इट्स अ प्रोग्रेसिव डिसीज, कि वो अब एक बार जितना हुआ डैमेज उसके बाद रिवर्स नहीं हो सकता। तो एक बार का डैमेज जो हुआ है वो सीकेडी की लाइन में तुम्हें ला देगा एंड देन इट विल बी प्रोग्रेसिव, एंड हाउ डज दैट वर्क? सो सीकेडी की फुल फॉर्म है क्रॉनिक किडनी डिजीज। उसका मतलब हुआ कि क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक, कंपेयर टू समथिंग कॉल्ड एक्यूट किडनी डिजीज। कि एक्यूट यानी कि टेम्परेरी हुआ, डायरिया, लूज मोशंस, फीवर, डिहाइड्रेशन, उसके कारण टेम्परेरी किडनी पे इफेक्ट पड़ा और वो ठीक हो गया, उसको हम कह देते हैं एक्यूट किडनी इंजरी, जो कि रिवर्स हो गई। कंपेयर टू दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रॉनिक, जो 3 महीने से ज़्यादा हो जाए उसको हम क्रॉनिक बोल देते हैं। तो वो हो गया पेशेंट सीकेडी, कि उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो 3 महीने के अंदर अंदर ठीक नहीं हुई और वो परमानेंट हो गई, फॉर अब दिखती जा एग्जांपल रही है। यूरिन इन्फेक्शन हुआ उसे, या हाँ, कुछ भी ऐसा जैसे कुछ। क्रॉनिक इन्फेक्शन हुआ, उसने किडनी की फंक्शनिंग वीक कर दी, या पेशेंट को डायबिटीज़ है, शुगर पेशेंट है, उसने ध्यान नहीं रखा, किडनी उसकी वीक होने लग गई, लेट्स से 20% वीक हो गई, जो कि हम कह देते हैं स्टेज 2 या स्टेज 3, डिपेंडिंग ऑन कितने परसेंट वीक है। जितनी जितनी वीक है उतनी उतनी स्टेज एडवांस करती रहती है। अब उसके बाद आ जाता है कि हम उसको वहीं रोक सकते हैं या वो इवेंचुअली किडनी फेलियर में जाएगा ही। सो इसमें कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जिसके हेल्प से हम पेशेंट को स्टेबलाइज कर सकते हैं। आज से 15-20 साल पहले हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन नहीं थी, तो एक जनरल टेंडेंसी थी, पेशेंट को यही बोला जाता था कि अगर आपको किडनी सीकेडी हो गया तो इवेंचुअली आप किडनी फेलियर में जाओगे ही। पर आज की डेट में हमारे पास पिछले 15-20 साल में इतनी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं, जो कि मेडिकली हम जानते हैं ACRBs, कुछ ड्रग्स हैं ऐसी, SGLT, फिनरेनॉन, बहुत सारी अच्छी अच्छी ड्रग्स हैं, जो कि अगर हम डिप्लॉय करते हैं तो हम
पेशेंट को परमानेंटली स्टेबलाइज भी कर सकते हैं। परमानेंटली? CKD स्टेज 2, 3, 4 जो पेशेंट्स हैं, हम कहते हैं किडनी फंक्शन 30%, 40% डैमेज हो गया, हम पेशेंट के किडनी फंक्शन की डिटीरियरेशन को परमानेंटली रोक सकते हैं। 4 स्टेज में कितना % तक होता है? सो 60, 90, 60, 30, 15, सो 15 इस तरह से कम होता जाता है। स्टेज 1, 2, 3, 4, 5, 15 से नीचे फंक्शन रह गया 15% से नीचे तो स्टेज 5। तो अगर स्टेज 4 में भी हमारे पास पेशेंट आ गया, लेट से उसकी किडनी 70% डैमेज है, 30% ठीक चल रही है, और हमने इन मेडिसिन, डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल के जरिए उसकी किडनी की डैमेज को स्लो कर दिया, तो पेशेंट में जस्ट आउटलिव द किडनी डिटीरियरेशन। Oh wow, that's so that Encouraging, gives so yes. much So hope. that is what we are counseling the patient कि हाँ. अगर आपको CKD डायग्नोज हो गया तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा भी टाइमली पता लग गया, आप पूरी लाइफ विदाउट डायलिसिस ट्रांसप्लांट इसको मेंटेन कर सकते हो, जिसमें मेडिसिन्स, डाइट और एक अच्छा लाइफस्टाइल, डेफिनेटली एक्सरसाइज एंड रूटीन बहुत ज़रूरी है। बट उसमें भी जैसे आपने एक्सरसाइज की बात की है सर, इधर एक्सरसाइज में भी जो एक है कि अगर तुम ज़्यादा, फॉर एग्जांपल एक साइड तुम्हें मसल बिल्ड करनी चाहिए बिकॉज यू आर गेटिंग ओल्ड एंड एवरीथिंग, दूसरी साइड इफ़ यू बी बिल्डिंग मसल्स एंड एवरीथिंग, तो जो CKD या किडनी पेशेंट्स है वो अगर ऐसा एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो वही प्रोटीन बिल्डअप होगा, तो दे शुड नॉट बी डूइंग, दे शुड जस्ट बी डूइंग वॉक एंड एवरीथिंग। हाउ डज दैट? सो मोस्टली उस लिमिट तक मोस्टली पेशेंट नहीं जाते। मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अच्छा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओल्ड एज, एक्टिविटीज वेरी लिमिटेड। लोग पूरे दिन में 1 घंटा मुश्किल से नहीं चलते जो किडनी पेशेंट्स होते हैं, और वेरी स्लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज। तो मैक्सिमम पेशेंट्स पे तो यही अप्लाई होता है कि उनको एक्सरसाइजेज डेली करनी चाहिए। कौन सी एक्सरसाइज? लाइक दे कैन स्टार्ट विद एनीथिंग, जस्ट वॉक, साइकिलिंग, अकॉर्डिंग टू active पेशेंट्स रहना है। एज। अब एक 60 इयर्स ओल्ड पेशेंट है, नी प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली दे कैन डू रनिंग, दे कैन डू साइकिलिंग, yoga, breathing exercises, but at least some form of exercise if one can inculcate in their life कि daily मोटो क्या है एक्सरसाइज करने का? टू energize your body, एनर्जाइज योर बॉडी। so that changes lot of physiology, that burns your bad lipids, cholesterol, decreases your sugar, good hormones are secreted, oxygenation is better, so lot of physiological changes happen with exercise। हम लोग कहते हैं कि अगर आप 1-1.5 घंटा भी डेली एक्सरसाइज करते हो, that can help in a big way in cutting down lot of complications। किडनी की जो वर्सनिंग है, कार्डियक इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, बहुत कम हो जाएंगे। जो दूसरी लिमिट है कि एक्सेसिव एक्सरसाइज, मसल बिल्डिंग, वो खैर बहुत सारे पेशेंट उस लेवल तक नहीं जा पाते, बट अगेन जो लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं बहुत एक्सेस में मसल बिल्डिंग वगैरह करते हैं, दे शुड ऑल्सो कम डाउन टू मॉडरेशन। बट हाँ, मेजॉरिटी पेशेंट्स के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। एटलीस्ट 0 से बेटर है कि कम से कम आधा पौना घंटा जरूर स्पेंड करें। जरूर स्पेंड करें। तो आप बोल रहे हो कि एक्चुअली अगर तुम डाइट का कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो एंड प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हो, तो यू कैन आउटलिव योर किडनी। दैट्स वेरी वंडरफुल। जो आपने डाइट की बात करी, क्योंकि किडनी में जनरली हम जितना मैंने देखा है, फर्स्ट जो 4th स्टेज तक है, डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, टू एटलीस्ट सिक्योर वट एवर यू हैव। तो डाइट में आप, अगर मैं सबसे पहले आपसे ये पूछती हूँ कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट टॉप चीज़ है जो तुम्हें डेली बेसिस पे लेनी चाहिए, और टॉप चीज़ जो तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए इफ़ यू हैव सम किडनी इश्यूज, व्हाट विल यू से? सो पेशेंट्स भी टिपिकली आके यही पूछते हैं जी क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, जो कि एक्चुअली बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। सो किडनी को कोई भी खाना ऐसा नहीं है जो एलर्जी करेगा कि हमने ये नहीं खाना, ये किडनी को ख़राब कर देगा। इट इज़ ऑल अबाउट पोर्शंस। हम पेशेंट को कहते हैं अपना जो मन करता है खाओ, बट इन लिमिटेड पोर्शंस। सो जैसे हमने बात की प्रोटीन इनटेक, सो अगर हम उसको 70% के हिसाब से रख सकते हैं, 40 to 50 ग्राम, तो बी इट एनीथिंग, किसी को एग खाना है, स्मॉल पोर्शन ऑफ फिश खाना है, चिकन खाना है, बट अगेन क्वांटिटी इज इम्पॉर्टेंट। स्टेज मैटर करती है इसमें? स्टेज 4, स्टेज 3 जो भी है, जो आपने CKD की स्टेज बोली। सो अर्ली स्टेजेस में डेफिनेटली थोड़ी लिबर्टी रहेगी, पेशेंट कैन टेक लिटिल बिट मोर, बट जैसे जैसे किडनी स्टेज एडवांस करती है, हमें डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस और एनफोर्स हो जाती हैं, इन सेंस के नॉट जस्ट प्रोटीन, जब किडनी की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी 30% से कम हो जाती है, पोटाशियम, फॉस्फोरस, ऐसे कुछ और केमिकल्स हैं जो बॉडी में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनकी फिल्ट्रेशन कम हो गई। तो वो वाले केमिकल्स के रिलेटेड भी हमें स्पेसिफिक फूड्स अवॉइड करने होते हैं। जैसे किसी की किडनी स्टेज 4 आ गई, उस स्टेज पे पोटाशियम बाहर नहीं निकलेगा बॉडी से, फिल्ट्रेशन नहीं होगी, तो पोटाशियम, हाई पोटाशियम वाले फूड्स जैसे बनाना, सिट्रिक जूस, वो चीज़ हम कहते हैं कि थोड़ा कर्टेल कर लो या बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ले लो। सो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो किडनी के पेशेंट के लिए इस तरह से नहीं है कि ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते। इट्स ऑल अबाउट पोर्शंस। अगर वो एक डिसाइडेड पोर्शंस में लेते हैं कि हमें इतना इतना बताया हुआ है, तो दे कैन ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग। खाने में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि किडनी को जाके कोई एलर्जी करके ख़राब कर देगी। इट्स ऑल अबाउट हाउ लार्ज पोर्शंस यू टेक।
अच्छा, पर सर वो फिर वही कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा ना कि अगर सब लोग खा रहे हैं, भले ही स्मॉल पोर्शन में खा रहे हैं पर कांस्टेंट खा रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली किडनी को तो प्रोसेस करना ही पड़ेगा सो ना। दैट इज व्हाई अल्टीमेटली अ पेशेंट नीड्स अ वेरी फोकस्ड डाइट प्लान. जब हमारे पास किडनी पेशेंट्स आते हैं, वी डू गिव देम ए वेरी वेरी डिटेल्ड कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बेस्ड ऑन देयर वेट एंड देयर क्रिएटिनिन, दैट मीन्स किडनी फंक्शन. सो वो उस इंडिविजुअल पेशेंट के लिए एक डाइट प्लान होता है कि आपने दिन में इतनी चपाती खानी है, इतना एग लेना है, इतना मिल्क लेना है, अकॉर्डिंग टू देयर वेट. मिलेट्स एंड ऑल पीपल कैन ईट. यस. सो सेकेंड एस्पेक्ट आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स. मेजर सोर्स इज वीट, बट लेटली ओवर लास्ट डेकेड और सो वी हैव रियलाइज्ड कि वीट के कंपैरेटिवली मिलेट्स आर बेटर. Millets are better for Better kidney patients. than wheat, because ultimately the large chunk of patients is diabetic, and wheat suddenly spikes sugar compared to millets. So that is where we switch most of our patients. Secondly, wheat has high phosphorus content, which is another chemical which piles up in our body. So that is why switching from wheat to millets is a better idea. And you spoke about anemia also कि blood का issue रहता है, anemia रहता है. How is that related? Kidney issues में वो कैसे हो जाता है? Kidney plays lot of roles in our body, not just filtration of toxins, but synthetic function. Kidney एक हार्मोन पैदा करती है एरिथ्रोपोएटिन, जो कि हीमोग्लोबिन को बनाता है. सो जैसे जैसे किडनी फंक्शन खराब होता है, एरिथ्रोपोएटिन बनना कम हो जाता है और खून की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है, जो कि एक मेजर लक्षण होता है किडनी खराबी का, फटीग, खून की कमी. सो वो हमें अलग से एक्सटर्नली सप्लीमेंट करना पड़ता है दैट हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन. इसलिए किडनी पेशेंट्स में अनीमिया यानी कि खून की कमी बहुत कॉमन. आई एम जस्ट वंडरिंग, हमको सिर्फ इतना पता है कि किडनी फिल्टर करती है जो, पर किडनी हैज अ लॉट ऑफ फंक्शंस, अ लॉट So ऑफ. this erythropoietin is an injection, and you will be amazed to know that the erythropoietin market in the world is $1 billion industry for kidney patients. अच्छा. That huge is the need of this erythropoietin hormone. So that shows कि किडनी कितना सारा हार्मोन पैदा करती है besides the filtering function. वाओ, आई मीन ओके. सो इसमें अगर अब आई गॉट टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि अगर जिसको सीकेडी के स्टार्टिंग के स्टेजेस हैं तो विद प्रॉपर डाइट लाइफस्टाइल दे कैन सेव इट, मतलब एटलीस्ट दे कैन मेक इट टू गो एज लॉन्ग एज पॉसिबल. अब नेक्स्ट स्टेज की जो पॉसिबली स्टेज 5 तक चले गए हैं कि जिनको जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि 4% था, उसको कोई सिम्टम नहीं है, बट अब उसको आ गया कि नाउ ही हैज ओनली 4% ऑफ किडनी. व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप देन कि अब सबसे डाइट अच्छा लाइफस्टाइल. हाँ, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है अगर किडनी पेशेंट स्टेज 5 तक पहुंच गया है, किडनी ट्रांसप्लांट. rather than dialysis. समझाते हैं कि अगर आप ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं कि अगर आपकी फैमिली में कोई किडनी डोनर है, देन बेस्ट इज किडनी ट्रांसप्लांट rather than dialysis, you're saying. बिकॉज Okay. एक नॉर्मल जो किडनी है वो इवेंचुअली रिप्लेसेस एवरीथिंग, एरिथ्रोपोएटिन, हार्मोन, जो भी किडनी ने फंक्शन करने थे, विस डायलिसिस which is just 10 to 20% function of a normal kidney. So staying on dialysis versus getting a transplant kidney are very different things. So अगर transplant की option है, that should be the first priority. अगर आपकी family में, relatives में कोई भी kidney donate करने के लिए ready है, that should be the most preferred treatment. Second option is dialysis. Unfortunately, 90% of kidney patients in our country don't get kidney transplant because of these constraints. फैमिली में कोई मैचिंग डोनर नहीं है, किसी की फैमिली में डायबिटीज़ है तो सबको हो रखी है, कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं जो फैमिली के मल्टीपल मेंबर्स को हैं, कहीं पे एप्रीहेंशंस ज़्यादा हैं किडनी डोनेशन को लेके, ओल्ड एज पेरेंट्स हैं वो बच्चों से किडनी नहीं लेना चाहते, बहुत सारे ऐसे कारण हो जाते हैं जिस वजह से ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता. तो ओनली 10% लोग ऐसे हैं जिनका इवेंचुअली ट्रांसप्लांट होता है, 90% पेशेंट डायलिसिस पे ही रहते हैं. सो सेकेंड ट्रीटमेंट ऑप्शन इज डायलिसिस विच कैन बी इन हॉस्पिटल और एट होम. उसमें तो कितने दिन होगा डायलिसिस, दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन उसका. बट आप उसमें जो आपने स्टार्ट में बताया था डायलिसिस में भी कंपैरेटिवली लाइफ तो थोड़ी नॉर्मल रहेगी, बट जितनी तुम्हारी नॉर्मल किडनी काम कर रही है उतना काम नहीं उतना करेगा ऑफ effective कोर्स. नहीं है. पर उसमें इंसान नॉर्मली चल पे Absolutely. सब एवरीथिंग ही कैन सो डू. इट इज़ ऑल अबाउट द सेशंस. सो मोस्टली जो डायलिसिस सेशन हैं 3 से 4 घंटे का एक सेशन होता है. हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप मिनिमम हफ्ते में 3 सेशन लो, यानी कि एक दिन छोड़ के. तो 2 दिन का जो टॉक्सिन्स है वो एक डायलिसिस सेशन हैंडल कर लेता है, पर काफ़ी पेशेंट्स हैं वो नहीं करवाते. तो ये डायलिसिस के टाइम पे फिर उनका डाइट वगैरह कैसा रहता है, एंड मेडिसिन एंड डाइट एंड एवरीथिंग? देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शन बिकॉज डायलिसिस इज नॉट अ कंटिन्यूस. जैसे किडनी कंटिन्यूस काम करती रहती है, डायलिसिस हम 2 दिन में एक बार कर रहे हैं. तो देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, बट स्टिल अगर हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करा रहे हैं
तो आप बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हो। तो आपने सर बताया डायलिसिस में कंपैरेटिवली रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं बट स्टिल पीपल कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। अगर हम अब ट्रांसप्लांट की बात करें उसमें क्या है, मतलब somebody has gone through ट्रांसप्लांट, अब उन्हें हो गया है, व्हाट्स द लाइफ आफ्टर ट्रांसप्लांट? सो ट्रांसप्लांट के बाद आइडियली अ पर्सन शुड आउटलिव द किडनी, कि उनको पूरी लाइफ, चाहे 10 साल हैं चाहे 50 साल हैं, उनकी किडनी अच्छी चलनी चाहिए। इनफैक्ट जो लॉन्गेस्ट हमारे पास डाटा है 35 टू 40 ईयर्स का डाटा है। मैंने पर्सनली भी लोगों से मिला हूँ जिनको अराउंड 30 साल हो गए ट्रांसप्लांट कराए हुए। सो फोकस यही होता है कि एक पेशेंट का जिसका ट्रांसप्लांट हुआ लाइफ लॉन्ग उसकी किडनी चलती रहे, पर अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। तो उसकी मेन वजह क्या है? सबसे टॉप पे है रिजेक्शन। जो हम सुनते हैं कि हमने किडनी ट्रांसप्लांट की पर बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं की, कितना परसेंट ऐसा होता है कि रिजेक्ट कर दे? उसको बोल देते हैं हम रिजेक्शन, कि हमारी बॉडी ने किडनी को एक्सेप्ट नहीं किया। तो एक्यूट रिजेक्शन जो कि पहले साल में ही हो जाती है किडनी खराब, वो बहुत कम है, सिर्फ 5% केस। और उसके बाद हम अगर 10 साल की बात करेंगे, 10 साल तक जाते जाते अनदर 20-30% केसेस में रिजेक्शन आ जाता है। उसकी मेन वजह क्या है? नॉन कंप्लायंस टू मेडिसिन। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कुछ मेडिसिन होती हैं जो लोगों को लाइफ लॉन्ग लेनी चाहिए, जो कि किडनी को बचा के रखती हैं। बॉडी की जो इम्यून सेल्स हैं जो किडनी पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, उसको वो सप्रेस करके रखती हैं। पर जैसे जैसे टाइम निकलता है काफ़ी लोग कैजुअल हो जाते हैं, उनको लगता है कि मेडिसिन है, चलो स्किप होगी, चल जाएगा। उसी समय वो सेल्स को मौका मिल जाता है किडनी पे इफेक्ट डालने का, तो दैट लीड्स टू रिजेक्शन और क्रॉनिक रिजेक्शन, ताकि वो शरीर के सेल्स हैं वो किडनी ख़राब करनी शुरू कर देते हैं और इवेंचुअली वो किडनी डैमेज हो जाती है। सबसे मेन या टॉप वजह ये होती है कि टाइम के साथ क्यों किडनी ख़राब हो जाती है। सेकंड नंबर पे इन्फेक्शंस। आपने सुना होगा कि जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है हम पेशेंट को कहते हैं मास्क लगा के रखो, भीड़ में नहीं जाओ, इन्फेक्शन नहीं हो जानी चाहिए, प्रिकॉशंस लो। अब बॉडी को, इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए हमने जब मेडिसिन दी तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी होगा कि बॉडी प्रोन हो जाएगी इन्फेक्शंस के, तो इन्फेक्शन होने के रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। तो सेकंड नंबर पे आ जाती है इन्फेक्शन। ये किडनी इन्फेक्शन ही हो जाता है सीधा? नहीं, बॉडी में कोई भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन infection। बॉडी जल्दी कैच करेगा। okay। वायरल फीवर Viral and all। है, निमोनिया है, डायरिया है, तो उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस बताते हैं कि आपने भीड़ भड़क्के में नहीं जाना, अगर जाना है तो फेस मास्क का यूज़ करो। जैसे कोविड में हम लोगों ने देखा कि सबने फेस मास्क लगाए थे, तो वो चीज़। तो जो इन्फेक्शन से बचने के लिए हिदायत दी जाती हैं और एक रेगुलर मेडिसिन, अगर ये दो चीज़ों को हम रेगुलरली फॉलो करें तो 80 to 90% प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं ट्रांसप्लांट के बाद। ओह, बट ये लाइफ लॉन्ग है? जी, काफ़ी लोग सोचते हैं कि अब तो 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, अब मेरी बॉडी ने किडनी को एडजस्ट कर लिया होगा, पर ऐसा नहीं है। वो बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो हमेशा मौका देखता रहता है कि किडनी को ख़राब करे, तो इसलिए वो मेडिसिन आपने, पेशेंट ने लाइफ लॉन्ग लेनी है। ये तो सर आपने बताया कि जो ट्रांसप्लांट के बारे में, और जो आपकी आपकी फैमिली मेंबर या किसी से मिले ट्रांसप्लांट, आई ऑल्सो रेड कि डिसीज्ड दोनों लोगों एक्सीडेंट के भी। केसेस से जो किडनी मिल जाती है, सो ये सेकंड ज़रिया है। हमारे देश में जो ट्रांसप्लांट्स होते हैं उसमें से 90% ट्रांसप्लांट तो लिविंग डोनर से ही होते हैं। 90% लिविंग होते हैं? 90% लिविंग डोनर, के हमारी फैमिली मेंबर या किसी ने किडनी दी तो ट्रांसप्लांट हो गया। 10% के अराउंड, मैक्सिमम 15% कुछ कुछ स्टेट्स में केसेस ऐसे होते हैं जो एक्सीडेंट केसेस से किडनीज मिल जाती हैं। इंटरेस्टिंगली बाकी कंट्रीज़ में, अगर हम यूएस कनाडा की बात करें, वहाँ 60 to 70% किडनीज एक्सीडेंट केसेस से आती हैं। तो यहाँ क्यों नहीं है? लोगों में अवेयरनेस नहीं है। इनफैक्ट ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट ऑर्गन डोनेशन। आपने पीछे एक स्टोरी भी यूट्यूब पे सर्कुलेट हो रही थी, सुनी होगी, कि एक बहुत बड़ा बिलियनर आदमी था, तो जब उसकी डेथ हुई तो उसने अपनी विल में लिखा कि जो मेरी रोल्स रॉयस कार है इसको मेरे साथ ही दफना दिया जाए। तो लोगों ने कहा कितना बेवकूफ़ आदमी है, इतनी अच्छी गाड़ी है, उसको क्यों ख़राब कर रहे हो। तो फिर उसने जो सेकंड पेज था उसका उस समय रिवील किया कि ये तो सिर्फ गाड़ी है, लोग अपनी मृत्यु के बाद अपनी किडनीज, अपने ऑर्गन जो कि दूसरों को ज़िंदगी दे सकते हैं, उसको भी ख़राब करते हैं। जब किसी की डेथ होगी उसके बाद उन ऑर्गन्स का क्या फ़ायदा। तो दिस इज़ कॉल्ड डोनेशन आफ्टर डेथ। जैसे एक्सीडेंट केसेस होते हैं जिसमें कि पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, तो वो एटलीस्ट 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। 2 किडनीज, लिवर, लंग्स, तो ये बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि ट्रांसप्लांट करके और बड़े लोगों को अच्छी ज़िंदगी दी जा सकती है। इसको लेके लोगों में बहुत सारे वहम हैं कि अगर हमने किडनी दे दी तो अगली लाइफ में एक ही किडनी होगी, ऐसे बहुत सारे पुराने वहम लोगों में हैं। कल्चरल भी है, कल्चरल मतलब टैबूज, ऐसा okay। नहीं है। तो ऑर्गन डोनेशन के लिए आप प्लेज कर सकते हैं, वेबसाइट है गवर्नमेंट की, अपनी फैमिली मेम्बर्स में डिस्कस कर सकते हैं कि इन केस ऐसी कोई इमरजेंसी आती है, कोई फैमिली मेम्बर
एक्सीडेंट होता है या डेथ होती है, तो अगर उन्होंने पहले ही अपनी इच्छा व्यक्त की हुई है कि आई वांट टू बी अ डोनर एट दैट टाइम, सो वो चीज़ें ईजी आउट कर देती हैं इन चीज़ों को। तो लोग अभी प्लेज ही नहीं करते हैं, बात ही नहीं करते हैं, तो इस इस बारे वजह में से बात ही नहीं करते, तो फिर जब वो मोमेंट आता है उनको पता ही नहीं होता कि इच्छा क्या थी, या चाहते थे या नहीं चाहते थे। दैट्स अ बिग गैप आई वुड से, या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपसे मैं सर पूछूं, एक मतलब इतना जो आपने सारा ट्रांसप्लांट से लेके डायलिसिस से लेके कोई भी आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा केस जो मिरेकल मान सकते हैं और यू रियली वांट टू शेयर, क्या आप बोलेंगे? मतलब एक नहीं, बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं हमारे पास जो आते हैं पेशेंट्स, हमें लगता है कि भी ये नहीं बचने वाला। मुझे एक पेशेंट याद है, वो बठिंडा से आए थे अराउंड 8 साल पहले। उनका ट्रांसप्लांट हुआ था 2010 में। अनफॉर्चुनेटली वो कुछ सालों बाद किडनी चल के दोबारा ख़राब हो गई, जो हमने अभी डिस्कस किया गलतियाँ जिस वजह से हो जाता है। तो उसके बाद वो बहुत बैड शेप में थे, डायलिसिस पे इन्फेक्शन हमारे पास आए। अब जब एक बार ट्रांसप्लांट हो जाता है तो दूसरे ट्रांसप्लांट की संभावना और कम हो जाती है मैचिंग की, क्योंकि पहले वाली किडनी के कारण शरीर में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं, ऐसे केमिकल्स जो नेक्स्ट किडनी को एक्सेप्ट करने में और डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं। उस पेशेंट के साथ बहुत अच्छी चीज़ थी कि उसका ब्रदर किडनी देने के लिए साथ आया और उसके साथ उसकी मैचिंग 100% थी। जैसे हम कहते हैं ट्विन्स होते हैं, तो उसमें फिर चाहे पहले ट्रांसप्लांट हो रखा है या नहीं, उसका कोई मैटर नहीं करता। जब आपकी किडनी बॉडी को लगेगा ये मेरी ही किडनी है, जब 100% मैचिंग हो गई, तो उसका हमने ट्रांसप्लांट किया। बहुत हाई रिस्क केस था। अब उसको 8 साल हो गए, वो बिल्कुल हेल्दी है, खेती बाड़ी कर रहा है, बच्चे भी बड़े हो गए और बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। वो जब भी आता है उसको देख के मुझे वही याद आता है कि भाई तुम तो बस जाने वाले थे और अब कहाँ पहुँच गए। तो ट्रांसप्लांट एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग चीज़ है, जिससे पेशेंट भी ठीक हो जाता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट 4-5 फैमिली मेम्बर भी बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, यंग एज में ट्रांसप्लांट हुआ, 18 साल, 19 साल, 20 साल, उसके बाद में शादी हुई, बच्चे हुए और बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, फैमिलीज़ चल रही हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट से लाइफ ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाती है। सो लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए। जब किसी की फैमिली में कोई किडनी पेशेंट है, बिना किसी बेझिझक डर के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आगे आना चाहिए। बहुत सारे मिथ्स हैं जो आपने सर आज एक्चुअली ब्रेक किए हैं और लिटरली बहुत ज़्यादा ऐसे होप दिए कि एक्चुअली अगर आप जो बेसिक नॉर्म्स, एक बेसिक डिसिप्लिन है टू टेक केयर ऑफ किडनी, अगर ये फॉलो करोगे तो या तो जो तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज तक हो तो यू कैन एक्चुअली लिव लाइक दैट कि तुम्हें ट्रांसप्लांट और डायलिसिस तक ना पहुंचना पड़े, एंड अदरवाइज ऑल्सो यू कैन लिव अ लॉन्गर लाइफ। दैट्स द अल्टीमेट कोर। आई मीन हमारे पास बहुत दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं, कश्मीर, बिहार और अलग अलग स्टेट से, जो कि इसी चक्कर में होते हैं कि हमारे को बोल दिया गया है कि अब तो बस किडनी फेल होनी ही है। बट अगर थोड़ा भी राइट टाइम पे आ जाए तो हम उसको यही कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग आपकी किडनीज हम चला सकते हैं। मेरे को 2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, मैं आपसे एक बार बस वो और पूछती हूँ। अगर आपसे मैं पूछूं, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाइट पे मैं थोड़ा फोकस कर रही हूँ क्योंकि मैं वही चाहती हूँ कि डायलिसिस तक लोग ना पहुंचे, एटलीस्ट वो उन्हें पहले ही पता रहे, और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। तो आपसे अगर मैं पूछूं टॉप 3, ऐसे मेरे को आपसे स्पेसिफिक नाम चाहिए सर एंड रीजन चाहिए कि वाई यू सेइंग दैट। सो टॉप 3 प्रोडक्ट्स जो एक्चुअली अवॉइड ही करने चाहिए इंसान को टू हैव अ हेल्दी किडनी, व्हाट वुड यू से? सो अगर हम थोड़ा भी एडवांस किडनी स्टेज की बात करें तो उसमें अगर हम ऐसी 3 चीज़ें पिक करें कि ये तो खाना ही नहीं है। एक चीज़ बनाना, क्योंकि उसके अंदर पोटाशियम बहुत हाई है और किडनीज पोटाशियम को फिल्टर नहीं कर पाती है क्यों एडवांस नहीं कर स्टेज में। पाती? क्योंकि जब किडनी की फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी कम होती है, फिल्टर्स ख़राब होने शुरू होते हैं, तो पोटाशियम एक ऐसा केमिकल है जो फिल्ट्रेशन ख़राब होती जाती है, तो बॉडी में कम्युलेट होकर साइड इफेक्ट करता है। तो टॉप प्रायोरिटी पे आई विल से एडवांस किडनी पेशेंट को बनानाज नहीं खाने बिल्कुल ही चाहिए, नहीं खाना है। क्योंकि उसमें बहुत हाई पोटाशियम है। सेकेंडली रेड मीट और नॉन वेजिटेरियन फूड, बिकॉज उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट, फॉस्फोरस कंटेंट, एसिड कंटेंट बहुत हाई होता है। ये तीनों चीज़ें ही अगेन किडनी की फिल्ट्रेशन ख़राब होने के बाद इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं और डैमेज करती हैं। तीसरे नंबर पे पिकल्स, जो कि हाई सॉल्ट कंटेंट है। जब किडनी खराबी है तो उस समय ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। पिकल्स या हाई सॉल्ट वाली चीज़ें खाने से वो चीज़ें किडनी को और ख़राब करती हैं। तो बनानास, रेड मीट और पिकल्स, एडवांस किडनी पेशेंट को ये स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए। अब टॉप 3 ऐसे लेने चाहिए वो भी बताओगे क्या? लाइक श्योर। तो कुछ खाने ऐसे हैं जो किडनी पेशेंट को हम कहते हैं आप अपनी मन से जितना मर्जी खा सकते हो, जैसे कि सब्जियां, हम कहते हैं घिया, टिंडा, लौकी, उसको आप प्रोसेस करके उसमें मसाले डाल के, धनिया, हरी मिर्च, ऐसी चीज़ें डाल के अपनी चॉइस से बना सकते हो। वो लाइट होती हैं, उसके अंदर कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है, फॉस्फोरस, प्रोटीन, पोटाशियम, जो कि आपको ख़राब करे। सेकंड नंबर पर जो लेमन वाटर,
लोगों में काफ़ी मिथ है कि लेमन वाटर में शायद पोटाशियम ज़्यादा है। हाँ, सिट्रस है ना वो तो तो। किडनी पेशेंट को क्या होता है, थर्स्ट बहुत तंग करती है, प्यास बहुत लगती है, ऑलरेडी हमने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस रखी होती हैं, तो उसमें लेमन वाटर लेमन दे कैन टेक बिकॉज लेमन में सिट्रस का पोटाशियम मना ज़्यादा करता है। नहीं होता। नहीं होता। अगर हम आधा नींबू निचोड़ के एक गिलास नींबू पानी पीते हैं तो उसमें पोटाशियम बिल्कुल कम होता है, तो वो फ्रीली ले सकते हैं, उनके लिए बड़ा रिफ्रेशिंग भी होता है, रिजुविनेटिंग होता है। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है तो ग्लूकोन डी वो भी बहुत अच्छा एनर्जी सोर्स और बड़ा रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं डाइट में जो वो प्लेंटी में ले सकते हैं, और कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की जो नहीं लेनी। हाँ, ये दिस इज गुड क्योंकि आपने जब बताया ना बहुत लोगों को वीकनेस होती है, लाइक दे हैव बट देन दे कांट टेक ऑल्सो ORS और ये सारी चीज़ें फिर क्योंकि उसमें पोटेशियम बहुत होता है, तो दे कैन टेक ग्लूकॉन डी एंड लाइम वाटर ड्यूरिंग दैट। और एक मैंने ऐसे काफ़ी देखा है कि ये अगेन सोशल मीडिया जो इन्फॉर्मेशन है उससे कि लॉट ऑफ पीपल गो फॉर सोना बाथ्स एंड हॉट वाटर, तो डज दैट वर्क फॉर ये किडनी एक बीच में फिल्ट्रेशन? फैड बहुत चला था, काफ़ी लोगों ने उसको मोनेटाइज करके यूज़ भी किया कि हॉट वाटर में बिठा के आपका हम स्वेलिंग खत्म कर देंगे और हाँ। किडनीज ठीक हो जाएंगी। हाँ। तो ये प्योरली मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता, किडनी फंक्शनिंग पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती। टेम्परेरीली जब हम एक हॉट टेम्परेचर में या गर्म पानी में बैठते हैं, सोना लेते हैं, तो बॉडी वाटर लूज करती है नेचुरली, तो उससे थोड़ी स्वेलिंग टेम्परेरीली कम हो जाएगी, बट उससे किडनी फंक्शन नहीं बट आई थिंक improve वो सॉल्ट निकालने के लिए ही होता होगा ना कि सिर्फ सोना कर रहे हैं। वाटर, मेनली वाटर और थोड़ा बहुत सॉल्ट। बट इवेंचुअली क्या होता है कि वो किडनी फंक्शन को कोई ठीक नहीं करता। तो हमारे कुछ पेशेंट्स गए, उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की, उनको लगा कि शायद किडनी ठीक हो जाएगी, बट इसका कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है, और ना ही इससे इवेंचुअली किडनी ठीक होती है। टेम्परेरीली सिर्फ थोड़ा वाटर कम करने का तरीका है। बट ये जो आप सॉल्ट की भी बात कर रहे हो, जो खाने वाले सॉल्ट की हम जब बात करते हैं उसमें नॉर्मल वाइट सॉल्ट इज फाइन या जैसे सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, बहुत सारे नमक की अलग भी अलग इतनी है। वेराइटीज आ गई हैं कि लोग Exactly. इजीली कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ। तो किडनी पेशेंट को स्ट्रिक्टली सिर्फ वाइट सॉल्ट ही लेना चाहिए। अच्छा। उसके 2-3 कारण हैं। जितने भी सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं उनमें मोस्टली सोडियम को पोटाशियम से रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा। सोडियम क्लोराइड इज नॉर्मल सॉल्ट, तो उसमें सोडियम की जगह पोटाशियम, मैग्नीशियम, जो चीज़ें अगेन किडनी में अच्छी नहीं मानी जाती, तो उनको काला नमक या पाकिस्तानी नमक या पिंक सॉल्ट, उनकी जगह प्रेफरेबली वाइट सॉल्ट ही लेना चाहिए। सेकेंडली, वाइट सॉल्ट इज़ आयोडीनेटेड, तो उससे आयोडीन डेफिशिएंसी नहीं होती जो थायराइड की बीमारी का कारण बनती है। तो इसलिए हम काफ़ी स्ट्रिक्टली पेशेंट से पूछते हैं कि भाई आप नमक कोई और वाला तो नहीं लेने लग गए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाओ, थैंक यू सो मच सर अगेन। आई मीन वंडरफुल इंफॉर्मेशन, हर चीज़ को आपने बहुत डिटेल में समझाया एंड आई थिंक बहुत बहुत सारे मिथ्स इस एपिसोड में ब्रेक हुए हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू।